गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। काफ़ी दिनों बाद आज हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बात कर रहे हैं। अभी अभी हमारे मंथली टेस्ट हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था, पृष्ठ रसायन। इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे और हमारे हार्परली एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, तो इसलिए हम अपनी तैयारी में पूर्ण तरीके से लग जाएंगे। कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बात करेंगे, पूछ लेंगे। हमारी लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने आपको कोलाइड की आधुनिक अवधारणा बताया था। तो क्रिस्टल लाभ और कोलाइड मैंने आपको बताए थे। तो क्रिस्टल लाभ में होता है वे पदार्थ जिनके विलयन चार अनुपात झिल्ली में से विस्तृत हो जाते हैं, क्रिस्टल लाभ कहलाते हैं, जैसे यूरिया, नमक, चीनी। सिमिलरली कोलाइड वे पदार्थ जिनके विलयन चार अनुपात झिल्ली में से विस्तृत नहीं होते हैं। इन दोनों में केवल इतना अंतर है कि वो विस्तृत हो जाते हैं और ये विस्तृत नहीं होते हैं, जैसे स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे इसमें कोलाइड की आधुनिक अवधारणा। तो इस धारणा के अनुसार कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार पर निर्भर करती है। कोलाइडी कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर तक रेंज में होता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ये 10 की पावर -4 से 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, ये 0 लग गए, से अधिक निलंबन। तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, तो ये इतने 0 लग गए इसमें। आप देख सकते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम कोलाइड। ओके, ये इससे कम, तो रहना क्या, ये रहना है कोलाइडी निकाय। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछी जाती हैं। आप नोट करेंगे, वह निकाय जिसमें विपरीत कणों के आकार 50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य का होता है, तो इन कणों को कोलाइडी कण तथा निकाय को कोलाइडी निकाय कहते हैं। कोलाइडी निकाय एक विषमांग तंत्र है। कोलाइडी निकाय एक विषमांग तंत्र है। कोलाइडी निकाय दो प्रवस्थाओं से मिलकर बना होता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था, दूसरी परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो ये कोलाइडी विलयन की दो प्रकार के उससे मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। ओके, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी तंत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था ये हो गई और ये परिक्षेपण माध्यम हो गया, कोलाइडी प्रकार हो गया, ये उदाहरण हो गया। देखेंगे, ठोस साल रंगीन कांच, ठोस द्रव साल पेंट, ठोस गैस एरोसाल धुआं धूल, द्रव ठोस जेल पनीर जेली, द्रव पायस तो दूध मक्खन, द्रव गैस एरोसेल धुआं कोहरा बादल कीटनाशक स्प्रे इत्यादि। ठीक, तो यह है गैस, ठोस साल और फ्रेम रबर, फेम साबुन के झाग। तो ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था और द्रव्य परिक्षेपण माध्यम होने पर प्राप्त कोलाइडी निकाय साल कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक है, ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था और द्रव परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड निम्नलिखित दो प्रकार का होता है, द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड उर्फ द्रव वैरागी कोलाइड। ठीक है, वे पदार्थ जो द्रव परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, जैसे स्टार्च, गोंद, जिलेटिन आदि। ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड वे पदार्थ जो द्रव प्रक्षेपण माध्यम के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं, जैसे सल्फर साल, धातु साल, हाइड्रोक्साइड साल आदि। नंबर 2, द्रव स्नेही कोलाइड उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इन्हें अवक्षेपण के बाद कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव विरोधी कोलाइड अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इन्हें अवक्षेपण के बाद पुनः कोलाइडी विलयन अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इनमें टिंडल प्रभाव कम व अस्पष्ट दिखाई देता है, इनमें टिंडल प्रभाव अधिक व स्पष्ट दिखाई देता है। द्रव विरोधी कोलाइड विलयन बनाने की विधियाँ,
संघनन विधियाँ, इस विधि में छोटे छोटे कणों को जोड़कर संघनित करके कोलाइडी आकार में परिवर्तित किया जाता है। ये विधियाँ निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण, 2H2S प्लस SO2 इजिकल टू 3S प्लस 3H2O सल्फर साल। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फाइड आई ऑक्साइड से कराई जाती है तो सल्फर साल 3S बनता है। ठीक है, इसी में जैसे कि ऑक्सीकरण का मैंने बताया था, अब अपचयन है। तो 2AuCl3 प्लस 3SnCl2 इजिकल टू 2Au प्लस SnCl4। तो गोल्ड ट्राई क्लोराइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड से कराने पर टिन क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीकरण में क्या करेंगे हम, जब हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं तो सल्फर साल निकलता है और इधर जल निकल जाता है। ठीक है, अपचयन में तो गोल्ड ट्राई क्लोराइड की क्रिया स्टेनस क्लोराइड SnCl2 से कराएंगे तब टिन क्लोराइड प्राप्त होगा। तो 2Au SnCl4 यानी कि Cl के यहाँ पर जो अणु हैं वो यहाँ बढ़ जाएंगे, यहाँ 3 आ रहे हैं 4 हो जाएंगे। ठीक है, जल अपघटन, FeCl3 प्लस H2O इजिकल टू FeOH होल थ्राइड प्लस 3HCl। फेरिक हाइड्रॉक्साइड साल, जब फेरिक क्लोराइड की क्रिया जल से कराई जाती है तो फेरिक हाइड्रॉक्साइड साल तथा हाइड्रोक्लोराइड बनते हैं। अभय अपघटन, AgNO3 प्लस NaBr इजिकल टू AgBr प्लस NaNO3। सिल्वर ब्रोमाइड साल, तो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम ब्रोमाइड से कराने पर सिल्वर ब्रोमाइड साल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिक्षेपण विधियाँ। इन विधियों में बड़े बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। ये विधियाँ निम्न प्रकार से हैं। यांत्रिक प्रक्षेपण, इस विधि में पदार्थों को कोलाइडी मिल में पीस कर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में पदार्थ को उचित विलायक के साथ मिलाकर पिसने से साल कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। इसका ये स्ट्रक्चर है, नीचे से इस तरीके से करेंगे, ये ऐसे साल निकल गया, ये यहाँ पे डिस्क है, ये घिरनी है, ये यहाँ पे पदार्थ प्लस विलायक है ये। ठीक है, ये कोलाइडी मील हो गया पूरा। नेक्स्ट है विद्युत प्रक्षेपण। तो विद्युत प्रक्षेपण में ये होता है इस तरीके से, हिमकारी निक्षण है, ये जलीय विलयन है, ये KOH युक्त है। यहाँ पर ये धातु इलेक्ट्रोड है, ये इसके प्लस माइनस चार्जेस है। तो इस विधि द्वारा धातुओं के कोलाइडी विलयन तैयार किए जाते हैं, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम आदि। इस विधि में KOH युक्त विलयन, इसमें जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस धातु को भिगोकर पात को हिमकारी मिश्रण में रख देते हैं। इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत इस्पात कराने पर धातु की वाष्प उत्पन्न होती है जो ठंडे जल में संघनित होकर कोलाइडी कणों के आकार में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार धातुओं का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। पेस्टीकरण, नेक्स्ट है पेस्टीकरण। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड का निशान लगा रखा है, एग्जाम में जरूर इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। किसी ताज़ा अवशोषित पदार्थ को किसी उपयुक्त वैद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की विधि पेस्टीकरण कहलाती है। अपघट्य मिलाने पर FeOH होल थ्राइज का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। FeOH होल थ्राइज ये हो गया और यहाँ पे अवक्षेप हो गया है, प्लस 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 ये चार्जेस हो गए, इजिकल टू FeCl3 हो गया। तो ये फिर कोलाइडी विलयन में FeOH होल थ्राइज प्लस प्लस फिर FeOH होल थ्राइज प्लस FeOH होल थ्राइज, ये इसके चार्जेस हो गए। ठीक है, तो कोलाइडी विलयनों का शोधन, अपवहन। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों में से घुलनशील अशुद्धियों को पृथक करने की विधि अपवहन कहलाती है। ठीक है, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयनों में से घुलनशील अशुद्धियों को पृथक करने की विधि अपवहन कहलाती है। नंबर 1 ग्राहम अपवहन। तो इस विधि में पार्चमेंट झिल्ली से बने थैले में अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरकर बहते हुए जल में निलंबित कर दिया जाता है, जिससे जल में घुलनशील अशुद्धियाँ जल में घुलकर पार्चमेंट झिल्लियों में से घुलकर जल में बह जाती हैं और कुछ समय में कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाती हैं। तो ये अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, यहाँ पर पार्चमेंट झिल्ली सेव है, ये थैला है, ये यहाँ पे जल निकल रहा है और ये इसका वो है, यहाँ पे ये जल निकल रहा है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत अपवहन। इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली में भरकर बहते हुए जल में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य निलंबित कर देते हैं। विद्युत द्वारा प्रभावित करने पर आवेश युक्त अशुद्धियाँ बहते हुए जल के साथ निकल जाती हैं और कोलाइडी विलयन कम समय में शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर अशुद्ध कोलाइडी विलयन हो गया, यहाँ पे पार्चमेंट झिल्ली से बना थैला हो गया,
यहाँ पे ये जल हो गया और ये चार्जेस हो गए, ठीक है, यहाँ पे जल हो गया। इससे आप बना लेंगे अपनी नोटबुक में, कोई दिक्कत हो कोई क्वेरी हो आप कॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म निश्चय ईंधन। अति सूक्ष्म निश्चय ईंधन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित निश्चय अंधक फिल्टर द्वारा, जो कि कोलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है। इस विधि द्वारा कोलाइडी कणों में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलेयकों को पृथक किया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कोलाइडी कणों के गुण, टिंडल प्रभाव, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और जो मैंने 2 डेज़ वर्क कराया है उसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर लेंगे। और आपके जो हार्डली एग्ज़ाम्स हैं वो भी नज़दीक हैं, और इस साल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम्स भी नज़दीक है, और आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है और पड़ेगी, क्योंकि इस साल कॉलेज भी नहीं निरंतर खुल पाए तो उसका प्रभाव तो रहता ही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है निरंतर घर पर अपना रिवीजन वर्क करते रहें, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप लर्निंग में जब तक रहेंगे जब तक आप अच्छा पढ़ते रहेंगे। आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप जो है अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते। तो आपसे नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।